हाय टू एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्साज एकेडमी। पॉक्सो एक्ट के बाद में आपका नेक्स्ट एक्ट है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। ठीक है, तो इसकी पूरी थ्योरी हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। कितनी धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आपको सुबह एक्ट कराया जाएगा और शाम को 3 बजे आपका मास्टर क्वेश्चन आएगा, जिसके अकॉर्डिंग आप अपने जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हैं उनको लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो वाली क्लास भी देखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब इसके बारे में कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि बाल विवाह को रोकना जहां लड़की या लड़के की विवाह योग्य आयु नहीं हुई है। यह सुनिश्चित करने के लिए समाज से बाल विवाह का उन्मूलन हो, भारत सरकार ने बाल विवाह पर बने पूर्व के कानून बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 के स्थान पर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को अधिनियमित किया है। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि 2006 है, ये किस कानून के बाद में आया है। ठीक है, 1929 के बाद। इस नए अधिनियम में बाल विवाह पर रोक लगाने, पीड़ित को राहत और सुरक्षा देने का प्रावधान है तथा यह अधिनियम उन लोगों के लिए सजा में वृद्धि करता है जो ऐसे विवाह को बढ़ावा देते हैं या ऐसा विवाह करने हेतु बहकाते हैं अथवा ऐसा विवाह कराते हैं। ठीक है, तो ये वाली लाइन जो है याद रखिएगा। अधिनियम का उद्देश्य क्या है? बाल विवाह का निषेध करना तथा उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक मामलों का उपबंध करना। अधिनियम संख्या 6, इसमें टोटल कितनी संख्याएं हैं? 6 हैं। और धारा कितनी है? टोटल 21 हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं धारा वगैरह जो कितनी है वो देखते हैं। तो इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। ठीक है, याद रखिएगा कौन क्या नाम है? बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा, यानी कि इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर। ये अधिनियम भारत से बाहर समस्त भारतीय नागरिकों पर भी लागू होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि जो बाहर रह रहे हैं उन पर भी ये कानून लागू होगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति यहाँ पर 10 जनवरी 2007 को मिली और ये लागू हुआ है 1 नवंबर 2007। ठीक है, स्वीकृति कब मिली? 10 जनवरी 2007 को और लागू हुआ है 1 नवंबर 2007 को। परिभाषाएं देख लेते हैं। सारी परिभाषाएं हर एक्ट की धारा 2 में ही होती हैं। तो बालक यानी कि चाइल्ड 2 का, बालक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो यदि पुरुष है तो 21 वर्ष और यदि महिला है तो 18 वर्ष। संशोधन के द्वारा 21 वर्ष करने का प्रस्ताव है, लेकिन अभी किया नहीं है, कि आयु पूर्ण ना हो। बाल विवाह 2 खा में है। बाल विवाह ऐसे विवाह को कहा जाएगा जिसमें दोनों पक्षों में से कोई भी नाबालिग हो, मतलब दोनों ही नाबालिग हो या कोई एक नाबालिग हो, तो भी वो बाल विवाह कहा जाएगा। 2 घा देख लेते हैं। इसमें है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी। तो यहाँ पर देखिए, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी का तात्पर्य अधिनियम की धारा 16 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त किया गया बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी से है। जिला न्यायालय से तात्पर्य है कि कुटुंब न्यायालय या नगर सिविल न्यायालय या प्रावधान सिविल न्यायालय से है। ठीक है, अवयस्क यहाँ पर इससे आशय है कि जिसे वयस्कता अधिनियम 1875 के अधीन वयस्क नहीं माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इतना समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं शून्यकरण विवाह, धारा 3। शून्यकरण का मतलब क्या होता है? कोई बाल विवाह चाहे अधिनियम से पूर्व का हो अथवा पश्चात, अगर पक्षकारों का के विकल्प पर शून्यकरण होगा। ऐसा पक्षकार जो विवाह के समय बालक था, मतलब अगर बच्चा चाहता है वो अगर बालक जैसे जिसका विवाह, उसकी जो एज है, मतलब पुरुष है तो 21 वर्ष और महिला है तो 18 वर्ष से कम है और उसका विवाह हो जाता है, बालिग होने के बाद 18 या 21 वर्ष होने के बाद अगर वो व्यक्ति या बच्चा चाहता है कि इस विवाह को हम रद्द करना चाहते हैं, शून्य करना चाहते हैं, तो वो इसको शून्य कर सकता है। इसके लिए क्या करना होगा? एक याचिका दाखिल करनी पड़ेगी। ठीक है, न्यायालय जो यहाँ पर दिए गए हैं वहाँ पर याचिका उसके संरक्षक, न्यायमित्र अथवा बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के माध्यम से दाखिल की जा सकती है। याचिका किसी भी समय, परंतु याचिका दाखिल करने वाले लड़का या लड़की की वयस्कता प्राप्त करने के 2 वर्ष से पहले ही दाखिल की जाएगी। मतलब जैसे 18 वर्ष है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है? वयस्कता प्राप्त करने के 2 वर्ष पहले ही दाखिल की जा सकेगा। याद रखिएगा इसको। डिक्री करते समय जिला न्यायालय विवाह के दोनों पक्षकारों एवं उसके माता पिता या उसके संरक्षकों को निर्देश देगा कि वे दूसरे पक्षकार, उसके माता पिता या संरक्षक को विवाह के समय दूसरे पक्षकार से धन, मूल्यवान वस्तुएं, आभूषण और अन्य उपहार प्राप्त किए उन्हें बराबर रकम एवं धन लौटा दें। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी दहेज वगैरह होता है, जो भी मूल्यवान वस्तुएं, धन, आभूषण लिए हैं, वो भी वापस करने होंगे। तो बाल विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार के भरण पोषण एवं निवास के लिए प्रावधान धारा 4 में है। बाल विवाह की महिला पक्षकार
को भरण पोषण एवं निवास की व्यवस्था की जाएगी। डिक्री प्रदान करते समय जिला न्यायालय बाल विवाह के बंधन से बंधने वाले पुरुष पक्षकार को, यदि वह पुरुष अवयस्क है तो उसके माता पिता या संरक्षक को, महिला पक्षकार को जो विवाह के बंधन में आती है उसके पुनर्विवाह तक भरण पोषण व रखरखाव का भुगतान के लिए निर्देश देते हुए अंतरिम अथवा अंतिम आदेश दे सकता है। ठीक है, तो भाई अगर जैसे विवाह शून्यकरण हुआ, ठीक है, तो वो महिला कहाँ जाएगी? अगर बच्चा अवयस्क है तो उसके तो माता पिता उसको देखभाल कर सकते हैं, लेकिन महिला के लिए भी यहाँ पर विशेष प्रावधान इन्होंने दिए हैं जो कि धारा 4 में है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसी से संबंधित है ये भी, कि ये आदेश अर्थात भरण पोषण की मात्रा का अवधारण न्यायालय द्वारा बालक की आवश्यकताओं एवं विवाह के दौरान भोगी गई जीवन शैली तथा संदाय करने वाले पक्षकार की आय के साधनों के अनुसार दिया जाएगा। एक तो जो दहेज दिया था वो तो वापस करना ही होगा, साथ ही भरण पोषण का भी प्रावधान यहाँ पर दिया गया है। भरण पोषण की धनराशि का मासिक या एक मुश्त रकम भुगतान किए जाने का निर्देश न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है। मतलब वो न्यायालय ये भी कह सकता है कि आप मंथली रुपए दें या फिर एक बार में एक साथ सारे रुपए दे दें। ठीक है, धारा 3 के अंतर्गत याचिका करने वाले पक्षकार यदि महिला है तो न्यायालय उसके पुनर्विवाह तक उसके निवास हेतु उपयुक्त आदेश भी करेगा। उपयुक्त आदेश से मतलब है वो महिला जहाँ जाना चाहे। ठीक है, जैसे अगर वो अपने घर में मायके में रहना चाहे तो वो वैसे रह सकती है, अगर वहाँ नहीं रहना चाहे तो जहाँ भी उसके लिए अनुकूल व्यवस्था हो सकेगी वहाँ पर उसको भेजा जाएगा। ठीक है, बाल विवाह से जन्मे बालकों को भरण पोषण एवं अभिरक्षा धारा 5। अब मान लीजिए बाल मतलब विवाह हो जाता है, उससे कोई बच्चा जन्म लेता है तो यहाँ पर उसके लिए भी प्रावधान है जो कि धारा 5 में है। जहाँ बाल विवाह से जन्मे बालक हैं वहाँ न्यायालय ऐसे बालकों की अभिरक्षा के लिए समुचित आदेश करेगा। इस धारा के अंतर्गत बालक की अभिरक्षा के लिए कोई आदेश करते समय बालक के कल्याण एवं सर्वोत्तम हितों पर न्यायालय सर्वोपरि ख्याल रखेगा। न्यायालय बालक के उचित रखरखाव एवं मुलाकात के लिए आदेश जारी करेगा। ठीक है, मान लीजिए कि जो पिता है या फिर अगर माता के साथ बच्चा रहता है तो पिता है मिलना चाहता है तो उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, न्यायालय विवाह के पक्षकारों या उनके माता पिता अथवा संरक्षक द्वारा ऐसे संतान जिसका बाल विवाह हुआ है कि भरण पोषण की व्यवस्था करने के लिए समुचित आदेश भी कर सकता है। ये धारा 5 हो गई। धारा 6 क्या कहती है कि बाल विवाह से जन्मे बालकों की धर्मजता। ठीक है, शून्य घोषित होने के बाद में संतान की जो धर्मजता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसी संतान धर्मज संतान मानी जाएगी, मतलब वैध संतान मानी जाएगी, अवैध नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर कहा जा रहा है। नेक्स्ट है, जिला न्यायालय के पास धारा 4 एवं 5 के अधीन जारी किए गए आदेशों को उपांतरित करने की शक्ति धारा 7 में है। न्यायालय को याचिका के लंबित करने के दौरान या याचिका के अंतिम निस्तारण के बाद भी किसी भी समय आदेश में जोड़ने, संशोधित या निरस्त करने की शक्ति होगी। उदाहरण के लिए देख रेख, निवास आदि के संबंध में किए जाने वाले निर्णय। ठीक है, मान लीजिए वो कहीं और रह रहा है लेकिन उसको वहाँ पर नहीं समझ में आ रहा कि वो मतलब वो जगह उसके लिए सुइटेबल नहीं है, तो अगर वो दोबारा से याचिका दायर करता है या करती है तो उसके लिए भी उसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 8, वह न्यायालय जिसमें अर्जी दी जानी चाहिए। कौन सा न्यायालय होगा वो यहाँ पर बात की गई है। तो बाल विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार के भरण पोषण एवं निवास के लिए अथवा बाल विवाह से उत्पन्न बच्चे के भरण पोषण एवं उसकी अभिरक्षा के लिए आवेदन उस जिला न्यायालय के समक्ष लाया जा सकता है जहाँ अधिकार क्षेत्र है। अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय निम्न होंगे, जैसे कि प्रतिवादी या संतान जहाँ निवास करता हो, जहाँ वह विवाह संपन्न किया गया हो, जहाँ पक्षकार गण एक साथ अंतिम बार निवास किया था, जहां याचिका प्रस्तुत करते समय याची निवास कर रहा हो। ये 4 तरह के यहाँ पर न्यायालय दिए गए हैं। नेक्स्ट है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार एक अज्ञापित देने के समय जिला न्यायालय दोनों पक्षों और उसके माता पिता मतलब जो भी पक्ष हैं उनके माता पिता या अभिभावक को धन, आभूषण, उपहार एवं अन्य मूल्यवान वस्तुओं को लौटाने का आदेश करेगा। ये हम पहले भी बात कर ही चुके हैं। बाल विवाह करने वाले पुरुष के लिए दंड। यहाँ पर देखें, जो कोई भी 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष वयस्क होते हुए बाल विवाह करेगा तो यहाँ पर उसके लिए दंड है। ठीक है, ये कठोर कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकती है और या जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक का हो सकता है अथवा दोनों से दंडनीय होगा। यहाँ पर सजा कितनी है? नेक्स्ट है, बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दंड धारा 10 में है। जो कोई बाल विवाह को संपन्न करेगा, संचालित करेगा, निर्दिष्ट करेगा अथवा दुष्प्रेषित करेगा वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा और जुर्माना भी जो 1 लाख रुपए तक का हो सकता है।
ठीक है। नेक्स्ट है बाल विवाह के अनुष्ठान को बढ़ावा देने या उससे अनुमति देने के लिए दंड धारा 11 में है। जहां कोई बाल विवाह करेगा ऐसा कोई व्यक्ति जिस पर बालक की जिम्मेदारी है, चाहे वह माता पिता हो या संरक्षक या अन्य कोई व्यक्ति जिसमें किसी संगठन या सदस्य अथवा व्यक्ति समूह शामिल है, यह वह कोई ऐसा कार्य करता है जिसमें बाल विवाह को बढ़ावा या अनुमति दे, या वह ऐसे बाल विवाह को रोकने में लापरवाही करता है तथा विवाह को रोक नहीं पाता है तथा बाल विवाह में उपस्थित रहता है तथा सहयोग प्रदान करता है, वह कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की जुर्माना 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा दंडनीय होगा, परंतु कोई स्त्री कारावास से दंडनीय नहीं होगी। ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर आपको पता चलता है कि बाल विवाह हो रहा है और आप उसमें सहयोग दे रहे हैं, उस समूह में शामिल हो रहे हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर दंड का प्रावधान है। ठीक है। नेक्स्ट है कतिपय परिस्थितियों में विवाह प्रारंभ में ही शून्य होगा। धारा 12 यहाँ पर है कि निम्न परिस्थितियों में विवाह प्रारंभ में शून्य होता है जहाँ कोई अवयस्क बालक को विवाह के प्रयोजन के लिए विधिपूर्ण संरक्षक की देखरेख में बाहर लाया जाता है या आने के लिए फुसलाया जाता है। ठीक है। जो भी उसका संरक्षक है उसके देख रेख में उसको मतलब फुसलाकर विवाह कराया जाता है तो वो दंड का प्रावधान होगा और जो विवाह है वो शून्य होगा। नेक्स्ट बात करते हैं किसी स्थान से जाने के लिए बलपूर्वक बाध्य किया जाता है या किसी प्रवचनापूर्ण साधनों से उत्प्रेरित किया गया है, विक्रय किया जाता है या किसी रूप में उसका विवाह कराया जाता है। मतलब अगर बच्चे को बेच दिया जाता है फिर उसका विवाह कराया जाता है तो भी वो जो है विवाह शून्यकरण माना जाएगा। यदि अवयस्क विवाहित है उसके बाद उस अवयस्क का विक्रय किया जाता है या दुर्व्यापार किया जाता है या अनैतिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है तो वहां पर भी ऐसा विवाह क्या होगा, अमान्य एवं शून्य माना जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बाल विवाह को रोकने के लिए व्यादेश निषेधाज्ञा जारी करने की न्यायालय की शक्ति धारा 13 में है। यदि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के आवेदन पत्र पर या किसी व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत के माध्यम से अथवा अन्यथा सूचना प्राप्त होने पर यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के उल्लंघन में बाल विवाह तय किया गया है या उसका अनुष्ठान किया जाने वाला है तो न्यायालय व्यादेश जारी कर उस बाल विवाह को रोक देगा। मतलब अगर उनको इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो वो पहले ही इस विवाह को रोक देंगे। ठीक है। बट ये अपनी इंडिया है भाई, यहाँ पर क्या होता है इनिशियली सभी जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय किसी विश्वसनीय रिपोर्ट या सूचना के आधार पर स्वप्रेरणा से भी संज्ञान कर सकेगा। कतिपय तिथियों पर उदाहरण के लिए अच्छे तृतीया पर सामूहिक बाल विवाह के अनुष्ठान का निवारण करने के प्रयोजनों से जिला मजिस्ट्रेट को उन समस्त शक्तियों सहित बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी समझा जाएगा जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को प्राप्त है। ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कौन करता है, न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट। ओके। नेक्स्ट जिला मजिस्ट्रेट को बाल विवाह के अनुष्ठान को रोकने या निवारण करने की अतिरिक्त शक्तियां होंगी तथा यह न्यूनतम अपेक्षित बल का प्रयोग कर सकेगा। कोई व्यादेश किसी व्यक्ति, किसी संगठन के सदस्य या व्यक्ति समूह के विरुद्ध तक नहीं निकाला जाएगा जब तक कि न्यायालय ने ऐसे व्यक्ति, संगठन के सदस्य या व्यक्ति समूह को पहले से सूचना ना दी हो तथा उसे या उनको व्यादेश निकाले जाने के विरुद्ध कारण दिखाने का अवसर ना दे दिया हो। हालांकि तत्कालीन मामले में न्यायालय के पास कोई सूचना दिए बिना अंतरिम व्यादेश निकालने की भी शक्ति होगी। ठीक है। वो पहले ही आदेश निकाल सकता है कि हाँ भाई ऐसा विवाह नहीं होना है। नेक्स्ट जो कोई व्यादेश की अवज्ञा करेगा 2 वर्ष तक की अवधि कारावास 1 लाख रुपए जुर्माना। तो यहाँ पर देखिए जितना भी जो सजा है वो 2 वर्ष ही है और जुर्माना जो है 1 लाख रुपए तक का ही है। ठीक है। परंतु कोई महिला इस अधिनियम के अंतर्गत कारावास से दंडनीय नहीं होगी। ठीक है। तो व्यादेशों के उल्लंघन में बाल विवाह का शून्य होना ये धारा 14 में है। मतलब व्यादेश होने के बाद भी अगर बाल विवाह होता है, चाहे वह अंतिम या अंतरिम, उसके व्यादेश की अवज्ञा कर बाल विवाह का आयोजन किया जाता है तो ऐसे विवाह को प्रारंभ में ही शून्य माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है अपराधों का संज्ञेय अजमानतीय होना धारा 15। इस अधिनियम के अंतर्गत जितने भी अपराध हैं वो अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होंगे। मतलब अगर आप इसमें पकड़े जाते हैं तो जो भी आपकी जमानत है वो नहीं होगी। ठीक है। देन बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी हो उसके कर्तव्य धारा 16 में दिए हैं। राज्य सरकार राज्य के संपूर्ण या उसके किसी भाग में ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करेगी जिसे बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के रूप में माना जाएगा। राज्य सरकार समाज सेवा से में विख्यात किसी स्थानीय सम्माननीय सदस्य या ग्राम पंचायत या नगर पालिका के किसी अधिकारी से या सरकार के अथवा किसी पब्लिक सेक्टर के उपक्रम के किसी अधिकारी से या गैर सरकारी संगठन के किसी पदाधिकारी से बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की सहायता करने के लिए अनुरोध कर सकेगी
और यथाशक्ति ऐसा सदस्य, अधिकारी या पदाधिकारी के तदनुसार कार्यवाही करने के लिए बाध्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर्तव्य है वो देख लीजिए कि बाल विवाह के अनुष्ठान या कार्यवाही करके उसे रोकें। इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के प्रभावी अभियोजनों के लिए साक्ष्य एकत्र करें। स्थानीय लोगों की सलाह दें कि वे बाल विवाह को बढ़ावा देने या उससे होने में सहायता देने या बाल विवाह होने की अनुमति देने या उसमें शामिल होने में अपना योगदान ना दें। बाल विवाह के परिणाम स्वरूप होने वाली बुराई के बारे में जागरूकता पैदा करें। बाल विवाह के मुद्दे पर समाज को संवेदनशील बनाएं। सरकार द्वारा निर्देशित किए जाने वाले विवरण और आंकड़े प्रस्तुत करें, क्योंकि जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है ना, तो वो यही बात यहाँ पर की गई है। सरकार द्वारा सौंपे गए ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करें। राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों एवं परिसीमाओं के अधीन रहते हुए बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को पुलिस अधिकारी की ऐसी शक्तियाँ विनिहित कर सकेगी जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाए, और बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग शर्तों एवं परिसीमाओं के अधीन कर सकेगा। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों का लोक सेवक होना, ये धारा 17 में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे। सद्भावनापूर्ण की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण धारा 18 में है। अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत सद्भावनापूर्ण की गई कार्यवाही के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, 19 में नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति। इस अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत राज्य सरकार को नियमावली बनाने की शक्ति प्रदान है। नेक्स्ट निरसन एवं व्यावृत्ति धारा 21 में है। ये अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निरसित किया जाता है। ये धारा 21 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 21 धाराएं हमने करा दी हैं। इसका जो मास्टर क्वेश्चन है शाम को 3 बजे आएगा एंड दोपहर में। ठीक है, और उसमें जो इंपॉर्टेंट धाराएं हैं वो संक्षिप्त में आपको करा दी जाएंगी, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बने रहिए ऐसे और अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।